नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है विषय सामाजिक विज्ञान, उसका हिस्ट्री पढ़ाने जा रही हूँ और इसका चैप्टर 2 तक मैं पढ़ा दी हूँ। चैप्टर भी पढ़ा दी हूँ, उसका प्रश्नोत्तर भी करवा दी हूँ। आप लोग चैनल पे नए हैं तो वहाँ विजिट कर देख सकते हैं। और आज मैं चैप्टर 3 जो है पार्ट 3 फ्रांस की क्रांति, तो इस पूरे पाठ को बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे। चलिए पाठ की तरफ। अब 1789 ईस्वी की चर्चा की जा रही है कि 1789 की फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। कैसी घटना थी? तो युगांतकारी घटना थी जिसने क्या किया कि जिसने एक युग का अंत और दूसरे युग के आगमन का मार्ग जो है प्रशस्त किया। एक युग का अंत हो गया, दूसरा का शुरू हो गया। इस क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर और क्या किया, सामाजिक व्यवस्था के नए नए विचारों, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व तथा मानव अधिकार के नए सिद्धांतों और आदमी स्वतंत्र पैदा होता है को प्रतिष्ठापित किया। और यूरोप की पुरानी रीतियों, जो यूरोप में जो पुरानी रीतियां चल रही थी ना पूर्वजों से, उसको कहा जाता है पुरानी रीतियां। तो पुरानी रीतियों तथा संस्थानों को क्या दी? चुनौती दी। और इस तरह के विचार स्वतंत्र या प्रादुर्भाव यूरोप में पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप हुआ था। पहले पुनर्जागरण हुआ, उसके बाद हुआ, और जिसने यूरोप में कई राष्ट्रवादी क्रांतियों को क्या किया? जन्म दिया। ये क्रांतियां सामंतवादी एवं निरंकुश शासन व्यवस्था तथा शोषण करने वाली सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ थी। यह जो क्रांति थी वह सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ थी, जिसके कारण शोषण हो रहा था प्रजाओं का। और इसी क्रम में सन 1776 ईस्वी में शुरू हुआ अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। और सन 1783 ईस्वी में ब्रिटेन के विरुद्ध उसके उपनिवेशों को स्वाधीनता ने फ्रांस के यूरोप पुरातन व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया और स्वतंत्र विचार वाले समाज की स्थापना का मार्ग क्या किया? प्रशस्त किया। चूंकि फ्रांस ने इसमें ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका को मदद की थी। फ्रांस क्या किया था? अमेरिका का मदद कर दिया था, ब्रिटेन के खिलाफ चला गया था, अमेरिका को मदद किया। अतः इसके बाद क्या हुआ? अमेरिका के बाद स्वतंत्रता की लहर फ्रांस में आई और इस सैनिकों ने फ्रांस में क्या किया? उनका साथ दे दिया। फ्रांस में जो क्रांति हुई तो कारण क्या थे? क्यों ही क्रांति? तो फ्रांस की क्रांति के कुछ प्रमुख कारण मैं बता रही हूँ कि राजनीतिक कारण था। और राजनीतिक कारण में निरंकुश एवं अयोग्य शासक थे। अयोग्य शासन होने के कारण क्रांति हो गई। संसद की बैठक 175 वर्षों तक नहीं बुलाई गई थी, जबकि बुलाई जानी चाहिए, इसीलिए क्रांति हुई। और अत्यधिक केंद्रीय कारण की नीति थी, अत्यधिक केंद्रीय कारण की नीति भी अपनाई गई थी। स्वायत्त शासन का अभाव था और मेरी अंतोनेट का प्रभाव था। अब 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज जो था उसको 3 भागों में बांटा गया था, 3 स्टेट्स में, अर्थात 3 श्रेणी हो गया। और प्रथम स्टेट जो था उसमें पादरी वर्ग के लोग आते थे, कलर्गी। और द्वितीय स्टेट जो थे उसमें कुलीन वर्ग के लोग आते थे, नोबिलिटी जिनको कहा जाता था। और तीसरी स्टेट जो थे उसमें बड़े व्यापारी आते थे, व्यवसायी आते थे एवं शिक्षित वर्ग के लोग आते थे। उसमें किसान भी आ जाते थे, शिल्पकार भी आ गए, छोटे किसान, बड़े किसान, नौकर, मजदूर सारे आ जाते थे तृतीय स्टेट में। सामाजिक कारण के बारे में मैं बता चुकी हूँ। अब आर्थिक कारण, जिसके कारण युद्ध हुआ, विदेशी युद्ध और अधिक खर्च के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति जो था बहुत खराब हो गई थी, बहुत खराब हो गई थी। और हर वर्ष आमदनी से ज्यादा क्या होता था? खर्च होता था। इसीलिए सरकार ने क्या किया? कर लगाने का प्रथा शुरू कर दिया। आर्थिक स्थिति सरकार की खराब हो गई तो कर लगाना शुरू कर दिया। और जिससे क्या हुआ? प्रत्येक 5 वर्ष या 6 वर्ष के बाद फ्रांस की सरकार ने पूंजीपतियों को भूमि कर, क्या क्या कर देने पड़ते थे? भूमि कर, धार्मिक कर, प्रांतीय आयात कर, जो आयात निर्यात होता है ना उसके लिए भी कर था, प्रांतीय आयात कर, और सामंती कर वसूलने का ठेका दे देती थी। कितने वर्षों पर? 5 या 6 वर्षों पर। और इसके कारण क्या हुआ? असंतोषजनक एवं अन्यायपूर्ण वातावरण पैदा होने लगा और क्या हो गई? फ्रांस में क्रांति हो गई। अब सैनिक कारण, फ्रांस के सैनिकों में भी बहुत अधिक असंतोष था
और सैनिक के पद पर किसानों को बहाल किया जाता था, पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को नहीं, किसानों को बहाल किया जाता था। और कम वेतन, कठोर अनुशासन, वेतन भी कम दिया जाता था और तरह तरह की यातनाएं भी दी जाती थी और खराब भोजन भी दिया जाता था, जबकि सैनिक जो होते हैं उनको रख रखाव, भोजन सब पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उस समय उनको अनुशासन में रखा जाता था, खराब खाने के भोजन भी दिया जाता था और इससे क्या रहते थे, वे रुष्ट रहते थे, कुंठित रहते थे, ऐसा कहिए ना। और सेना के निम्न पदों पर उनकी नियुक्ति होती थी। अब आगे कारण है व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण। फ्रांस में किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं माना जाता था, कोई भी व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानता था और विचार किया व्यक्ति था, धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव था। उस समय वह राजा धर्म था कि कैथोलिक धर्म था, वहां राजधर्म के रूप में कैथोलिक धर्म को माना जाता था, जिसके कारण क्या होता था कि राजा या उसका कोई आदमी किसी भी व्यक्ति को बिना अभियोग के गिरफ्तार कर सकता था। ये तो अच्छी बात नहीं थी ना, बिना आयोग के किसी को गिरफ्तार करना अच्छी बात नहीं है। और उस समय ऐसा था क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं थी और फ्रांस में कानूनों में भी एक रूपता नहीं थी। फ्रांस में जो कानून थे उनमें भी एक जैसी एक रूपता नहीं थी, सबके लिए अलग अलग कानून था। बौद्धिक कारण की तरफ चलते हैं। यह जो था एक मध्यवर्गीय क्रांति थी जिसमें शिक्षित वर्ग के लोगों ने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दोषों का क्या किया, पर्दाफाश कर दिया। और ये पर्दाफाश करने वाले में जो प्रमुख थे उनका नाम था मोंटेस्क्यू और वोल्टियर और रोसे थे। और विदेशी घटनाओं का प्रभाव भी था क्रांति के पीछे। अब क्या था कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, इंग्लैंड में पहले ही क्रांति हो चुकी थी और अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम भी पहले हो चुका था, तो ये सब घटनाओं का प्रभाव भी उस पर पड़ा। अब क्रांति जो हुई तो घटनाक्रम पर ध्यान दीजिए आप लोग, और घटनाक्रम को याद भी रखना है, बार बार एग्जाम में घटनाक्रम से प्रश्न आते हैं और आप जब चैप्टर समझ लीजिएगा अच्छे से तो आपको ऑब्जेक्टिव यहीं से ढेर सारा ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा। तो क्रांति का घटनाक्रम क्या था कि 5 मई 1789 ईस्वी में लुईस 16 ने बैठक बुलाई जिसमें तीनों स्टेट के प्रतिनिधि आए, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, पीछे मैं पढ़ा चुकी हूँ। और उसके जो प्रतिनिधि थे वो आए और अपनी सभा को नेशनल असेंबली घोषित किया तथा शपथ ली कि राजा की शक्तियों को कम करने वाला संविधान जब तक बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक क्या होगा, इस सभा की शक्ति भंग नहीं होगी। और सन 1791 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने कब, तो 1791 में, याद रखिए घटनाक्रम कब हुआ, संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया गया। कब तैयार किया गया, 1791 में। और जिसके कारण फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई और लुईस 16 ने नए संविधान को मान लिया। अब राजा को भी नए संविधान को मानना पड़ा। अब उसके बाद क्या हुआ, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली के विरुद्ध, अब असेंबली के विरुद्ध चले गए लोग और युद्ध की घोषणा कर दी गई। विरुद्ध जाने के बाद क्रांतिकारी युद्धों से जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ा। जब किसी भी देश में युद्ध होते हैं तो जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो वहां के भी जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ा। आतंक का राज, इसके कारण भी फ्रांस की क्रांति हुई। महंगाई एवं अभाव के कारण नाराज होकर रोबेस्पियर वामपंथी ने हिंसक विद्रोह की शुरुआत की और आतंक का राज स्थापित किया। और यह राज अक्टूबर 1793 में क्या था, उत्कर्ष पर था। अब फ्रांस में जो क्रांति हुई तो क्यों हुई ये तो मैं बता दी। अब क्रांति होने के बाद उसके परिणाम क्या है, उसके तरफ बढ़ते हैं कि पुरातन व्यवस्था का अंत हो गया। इस क्रांति के बाद पुरातन व्यवस्था समाप्त हो गया और आधुनिक युग का जन्म दिया। आधुनिक युग का जन्म हो गया जिसमें क्या हुआ कि स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे को जन्म दिया। धर्मनिरपेक्ष राज्य, राज्य की फ्रांस की क्रांति ने राज्य को धर्म से अलग कर धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। और क्या परिणाम हुए इसको देखिए कि जनतंत्र की स्थापना हुई। फ्रांस की क्रांति ने राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत को समाप्त कर दिया और जनतंत्र की क्या हुई, स्थापना हुई। और व्यक्ति की महत्ता, फ्रांस के नेशनल असेंबली ने पहली बार व्यक्ति के महत्ता पर बल दिया और नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की घोषणा की गई कि प्रत्येक नागरिक के अपने अपने मौलिक अधिकार होंगे और उनके कर्तव्य भी होंगे, इसकी घोषणा की गई। समाजवाद का प्रारंभ हो गया। फ्रांस की क्रांति ने समाजवादी प्रवृत्तियों को भी बल दिया
और जैकोबिन्स ने सामान्य जनता के अधिकारों की रक्षा की एवं अमीरों की जगह गरीबों का पक्ष लिया। पहले क्या होता था, अमीरों का पक्ष लिया जाता था, लेकिन जैकोबिन्स ने क्या किया, गरीबों का पक्ष लिया और उनके राजनीतिक अधिकारों की घोषणा भी की कि उन्हें भी अधिकार मिलना चाहिए। अब और भी क्या परिणाम आए कि वाणिज्य व्यापार में वृद्धि हो गई। क्रांति के बाद आयात कर तथा अन्य व्यापारिक प्रतिबंध व्यापारियों पर से हटा दिया गया और यही कारण था कि व्यापार के क्षेत्र में फ्रांस दूसरे स्थान पर था। व्यापार के क्षेत्र में फ्रांस का दूसरा स्थान था। दास प्रथा का उन्मूलन हो गया। फ्रांस की क्रांति ने 1794 में कन्वेंशन ने मुक्ति कानून पारित किया, जिसमें दास प्रथा समाप्त हो गई। उसके बाद फ्रांस ने क्या किया कि एक नया राष्ट्रीय कैलेंडर लागू कर दिया, जिसमें क्या था ऋतुओं के आधार पर 12 महीनों में बांटा गया था। कैलेंडर को ऋतुओं के आधार पर बांटा गया था और कितने महीनों में, तो 12 महीनों में, और उनका नया नाम ब्रूमेयर, थर्मिडार आदि रखा गया था। फिर आगे महिला आंदोलन हुआ। फ्रांस के समाज में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से फ्रांस की क्रांति में महिलाएं भी शामिल हुई थी, तब की बात है, और उस समय भी महिलाएं कम नहीं थी, उस समय महिलाएं भी शामिल हुई थी और इन्होंने द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन नामक संस्था का गठन किया। एक संस्था बना जिसका नाम था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, और जिसमें ओलंप दे गुज नामक नेत्री की अहम भूमिका थी। और इनमें जो थी मेन थी, नेत्री का नाम था ओलंप दे गुज। अब अन्य देशों पर क्रांति का प्रभाव, क्रांति जो हुई तो दूसरे देशों पर भी प्रभाव पड़ा। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव सिर्फ फ्रांस पर ही नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा। नेपोलियन फ्रांस में सुधार के कार्यों को करते हुए अपने विजय अभियान के दौरान जब इटली और जर्मनी आदि देशों पर पहुंचा, तब उसे वहां की जनता भी क्रांति का अग्रदूत कहकर स्वागत किया। यहाँ तो वो परचम लहराए ही, और दूसरे देशों की तरफ भी जो बढ़े तो वहां की जनता ने क्रांति का अग्रदूत कह करके किसका स्वागत किया, तो नेपोलियन का किया। उसने इस देशों के नागरिकों को राष्ट्रीयता का संदेश देने का कार्य किया। अब क्रांति का प्रभाव जो था इटली पर भी पड़ा। इटली उस समय कई भागों में बटा हुआ था और फ्रांस की क्रांति के बाद इटली के विभिन्न भागों में नेपोलियन ने अपनी सेना एकत्रित कर लड़ाई की तैयारी की और इटली राज्य स्थापित किया। कौन किया, तो नेपोलियन ने किया, और एक साथ मिलकर युद्ध करने से उनमें राष्ट्रीयता की भावना आई और इटली के भावी एकीकरण का मार्ग क्या हुआ, प्रशस्त हो गया। अब जर्मनी पर भी प्रभाव पड़ा युद्ध का। जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा उसको देखते हैं कि जर्मनी भी उस समय छोटे छोटे 300 राज्यों में विभक्त था। पहले क्या था, छोटे छोटे राज्य में विभक्त रहते थे, जो नेपोलियन के प्रयास से 38 राज्यों में सीमित हो गया। और इस क्रांति के स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना को भी जर्मनी के लोगों ने अपनाया। क्रांति के बाद बंधुत्व की भावना को अपनाया, स्वतंत्रता की भावना को अपनाया, समानता की भावना को अपनाया, और 300 जो छोटे छोटे राज्य थे वो 38 राज्यों में सीमित हो गए। और आगे क्या हुआ कि आगे चलकर इसमें जर्मनी के एकीकरण को बल मिला। और फिर क्या, पोलैंड पर प्रभाव भी पड़ा। फ्रांसीसी क्रांति के अग्रदूत नेपोलियन ने पोलैंड में स्वतंत्रता की लहर फूंकी। पहले रूस और प्रसा को ऑस्ट्रेलिया के बीच बटा हुआ था। यद्यपि पोलैंड के शीघ्र आजादी नहीं मिली, लेकिन उनमें राष्ट्रीयता का संचार इसी क्रांति ने किया। तुरंत उसको आजादी नहीं मिली, लेकिन राष्ट्रीयता का संचार हो गया। और इस लंबी अवधि के कारण, इस लंबे समय के अवधि के प्रयास के फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध के बाद पोलैंड का स्वतंत्र राज्य कायम हो गया। प्रथम युद्ध के बाद पोलैंड को स्वतंत्रता मिली है, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पर क्रांति का दूसरे देशों पर क्या प्रभाव पड़ा इसको आप जान लिए। अब क्रांति का स्वरूप कैसा था इसको समझिए कि क्रांति की गति और दिशा वही थी जो कि लगभग सभी क्रांतियों की होती है। और फ्रांस में एक ऐसे युग का सूत्रपात किया जिसमें स्वतंत्रता तथा समानता और मानव के अधिकारों की रक्षा की चर्चा हुई। यह जरूरी होता है और इसकी चर्चा हुई, और यह भी एक नए युग का सिलसिला शुरू हुआ। यह जो चैप्टर 3 था फ्रांस की क्रांति, इसको बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाई हूँ। आप लोगों को मेरे चैप्टर पढ़ाने से थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।